राष्ट्रपति भवन में गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के 51वें इजलास का आगाज। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का सदारती खुतबा। कहा कि कबायली तरक्की समेत मुल्क की जामे तरक्की में गवर्नरों का अहम किरदार। अमित शाह ने भी कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। तमिलनाडु के कई हिस्सों में शदीद बारिश। रियासत के 8 अजला में रेड अलर्ट जारी। रेलवे ने बाज़ मकामात पर मज़ाफ़ाती ट्रेनों का ऑपरेशन किया मुअत्तल। हवाई अड्डों में आज शाम तक के लिए तैयारों की आमदरफ्त बंद। SDRF की 250 और साहिली सिक्योरिटी के 350 से ज्यादा जवान समेत रियासती सरकारी अमला राहत और बचाव के काम में मसरूफ। भारत में कोरोना टीकाकारी मुहिम के तहत लगाए गए 110 करोड़ 23 लाख से ज्यादा टीके। गुज़िश्ता 24 घंटों में 13,091 नए मामले आए सामने। कोरोना से सेहतयाबी की शरह हुई 98.25%। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में पैरालंपिक मेडल जीतने वालों को एजाज से नवाजा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वालों को 2 करोड़, चांदी जीतने वालों को 1.5 करोड़ और कांसे का तमगा जीतने वालों को 1 करोड़ दिए जाने का किया ऐलान। और ICC T20 वर्ल्ड कप में आज दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। कल रात खेले गए पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को दिलचस्प मुकाबले में 5 विकेट से शिकस्त देकर पहली बार फाइनल में बनाई जगह। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। राष्ट्रपति भवन में आज गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों की 51वीं कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सदर जमहूरिया ने गवर्नरों के अहम ताउन की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे मुल्क ने मुतअद्दिद तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कोविड का मुकाबला बहुत बेहतर तरीके से किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी कोरोना वॉरियर्स ने गैर मामूली इसार और ईमानदारी के साथ फ़राइज़ की अदायगी की है। सरकार की अभूतपूर्व पहल एवं हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों के प्रयासों के बल पर देश में वैक्सीन का विकास और विशाल पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। आज 108 करोड़ से भी अधिक वैक्सीनेशन करके देशवासियों को महामारी से बचाने के अभियान में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सम्मेलन के प्रतिभागियों के लिए यह संतोष का विषय है कि कोविड की आपदा का सामना करने में राज्यपालों ने भी अपना सक्रिय योगदान किया। अनेक राज्यों ने दूसरे राज्यों के अच्छे प्रयासों को अपनाया। इन समग्र प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमारे देश ने अनेक विकसित देशों की तुलना में कोविड की आपदा का सामना बेहतर ढंग से किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि आज की कॉन्फ्रेंस में बातचीत का एक अहम मौजू राजभवन में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी है। सदर जमहूरिया ने इसके तहत गवर्नरों से टीबी की रोकथाम की सरगर्मियों और फौजी इस्लाहात जैसे मौजू पर अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने को कहा। आज के सम्मेलन में चर्चा का एक और भी महत्वपूर्ण विषय है बेस्ट प्रैक्टिसेस एट राजभवन। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि टीबी के उन्मूलन, रेड क्रॉस संस्था से संबद्ध गतिविधियों तथा सैनिक वेलफेयर बोर्ड की जिम्मेदारियों से आप सभी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि अपनी रिपोर्ट तथा प्रस्तुतियों में आप सब इन विषयों पर भी विशेष प्रकाश डालेंगे तथा अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करेंगे। साथ ही कोरोना की आपदा का सामना करने के दौरान जन कल्याण कार्यों तथा वैक्सीनेशन में तेजी लाने के प्रयासों को भी आप रेखांकित करें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी की कामयाब अमलावरी में गवर्नरों का अहम किरदार रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं को कार्यरूप देने में आप सभी राज्यपालों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुलाधिपति के रूप में आप सब लोग युवा भारत के निर्माण की प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के बल पर
भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य अवश्य सिद्ध होगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने फ़िताई खिताब में कहा कि कोविड की वबा से निपटने के लिए दुनिया की सबसे वसी और मौसर मुहिम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में चलाई गई। कोविड महामारी के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक जन एक मन इस सूत्र को चरितार्थ करते हुए जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई, आज पूरी दुनिया वो लड़ाई लड़ने की हमारी पद्धति और मिली हुई सफलता की भूरी भूरी प्रशंसा करती है। इस महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जी ने लगभग 20 बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर और कई बार व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर भी राज्यों का मार्गदर्शन किया। और इस महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यपालों के साथ भी बैठक कर कोविड महामारी के लिए राज्यपाल भवन राजभवन क्या कर सकता है, इसके लिए भी बात की थी। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अमृत काल का मकसद भारत और भारत के शहरियों के लिए खुशहाली और कामयाबी की नई बुलंदियों की शुरुआत है। इसके लिए उन्होंने गवर्नरों से अपने किरदार और फालियत को यकीनी बनाने को कहा। प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम 75वें वर्ष तक सीमित रहना नहीं चाहते। 75 आज़ादी के 75वां वर्ष से 100 वर्ष, ये 25 साल को हम अमृत काल के रूप में मनाएंगे और 100 वर्ष के बाद भारत कहाँ खड़ा होगा इसका संकल्प भी लेंगे और इस संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए हम कार्य योजना भी बनाएंगे। अमृत काल का लक्ष्य भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि और सफलता के नए शिखर का आरोहण करने का वर्ष रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसमें सभी राज्यपाल महोदयों की भूमिका और सक्रियता दोनों सुनिश्चित होगी, इसका मुझे विश्वास है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। तेज बारिश से रियासत के कई अजला में आम जिंदगी दरहम बरहम है। रियासत के 8 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिन अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है इनमें चेन्नई, तिरुवल्लूर, रानीपेट, वेल्लूर, सेलम, कल्लाकुरेची, तिरुपत्तूर और तिरुन्नामलाई शामिल हैं। जुनूबी रेलवे ने पटरियों पर पानी भरने के सबब मूर मार्केट कॉम्प्लेक्स से तिरुवल्लूर और इससे आगे मगरबी सेक्शन पर चलने वाली ट्रेन खिदमात को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। हालांकि दीगर 3 सेक्शन पर मज़ाफ़ात में चलने वाली ट्रेन खिदमात इतवार के प्रोग्राम के मुताबिक कम मुद्दत में चलाई जा रही हैं। रात भर हुई बारिश के सबब जुनूबी चेन्नई के कई इलाकों में बिजली सप्लाई मुतासर हुई है। कई अजला में तेज बारिश से खेतों में खड़ी फसल तबाह हो गई है। तिरुवल्लूर जिले में भी धान की खड़ी फसल को जबरदस्त नुकसान हुआ है। रियासती हुकूमत ने SDRF की 250 और साहिली सिक्योरिटी के 350 से ज़्यादा जवान, सभी मुताल्लिका महकमों के अफसरान और मुलाजमीन समेत पूरा अमला राहत और बचाव के कामों में मसरूफ़ है। मरकजी इंतज़ाम वाली रियासत पुडुचेरी और कराईकल ज़िले में भी मुसलसल 3 दिन से जारी बारिश के सबब सभी स्कूल और कॉलेज आज भी बंद कर दिए गए। महकमे मौसमियात ने पुडुचेरी में आने वाले दिनों के लिए तेज़ बारिश का खदशा जाहिर किया है। ख़राब मौसम के सबब चेन्नई को आने और चेन्नई से जाने वाली 4 फ़्लाइटों को मनसूख कर दिया गया है और मेट्रो खिदमात को भी मनसूख कर दिया गया है। चेन्नई के कई घरों में पानी दाखिल हो गया है। आगे बढ़ते हैं, जहां कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद के जरिए लिखी गई एक किताब में हिंदुओं का मवाजना, आपको बता दें कि ISIS और बोको हराम से किया गया है, जहां बीजेपी ने इस पर सख्त नुक्ताचीनी की है और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से सलमान खुर्शीद की राय पर अपनी खामोशी तोड़ने का मुतालबा किया है। ऐसा क्यों नहीं होता कि आप अपनी चुप्पी तोड़ के कहें कि ये नेता जो कहते हैं ये गलत है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता सोनिया जी कि ऐसे नेताओं को तुरंत कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किया जाए?
एक संदेश जाए कि राजनीति में आप हमारे विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आप देश के दुश्मन नहीं हो सकते, हिंदुओं के दुश्मन आप नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी एक मकड़ी की तरह हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जाल बुन रही है। बीजेपी तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि हिंदुत्व का मवाजना दहशतगर्द तंजीम आईएसआईएस और बोको हराम से कर दिया जाता है। ये आज कांग्रेस पार्टी की सोच है। ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर बार बार होता है। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईसिस और बोको हरम की विचारधारा है। वो आईसिस, वो बोको हरम जिसको संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठन माना है। कांग्रेस पार्टी की सरकारें आजादी के बाद 55 साल देश में रही, केवल और केवल सांप्रदायिक राजनीति उन्होंने करी। कैसे समाज को बांटे, कैसे जहर फैलाएं, कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करे। गौरव भाटिया ने बताया कि कांग्रेस पार्टी एक मकड़ी की तरह हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जाल बुन रही है। You would not even have the courage to take action against the leaders who are hurting the sentiments of the Hindu community under the sinister design planned by the Gandhi Parivar. Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi, I name them categorically. This is a defining moment in the democracy of our country. This press conference is important to tell the Congress party that the days of politics of appeasement and communal politics are over in India. Stop treating the majority community, the Hindu community, as second-rate citizens. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना की, जहां मुल्क में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकारी मुहिम तेजी के साथ जारी है। मुल्क में अब तक 110 करोड़ 23 लाख से ज्यादा कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 57,54,817 टीके लगाए गए। वहीं मुल्क में कोरोना वायरस के यौमिया मामलों में मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 13,91,000 नए मामले सामने आए हैं। मुल्क में अब तक 3,38,925 अफराद ठीक हो चुके हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 13,878 अफराद इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 98.25% हो गई है, जो कि मार्च 2020 के बाद से अपनी आला सतह पर है। इस वक्त मुल्क में एक्टिव मामलों की कुल तादाद 1,38,556 है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक के जदीद सारिफीन पर मबनी 2 इक़दामात का आगाज़ करेंगे। ये बैन भारतीय रिजर्व बैंक की खुर्दा बराह रास्त मंसूबा और रिजर्व बैंक मरबूत मोहतसिब स्कीम। इस स्कीम का मकसद सिक्योरिटीज़ मार्केट में खुर्दा सरमायाकारों की रसाई बढ़ाना है। इसके तहत खुर्दा सरमायाकारों के लिए भारत सरकार और रियासती हुकूमत के जरिए जारी सिक्योरिटीज़ में रास्त सरमायाकारी करने का रास्ता खुल जाएगा। सरमायाकार भारतीय रिजर्व बैंक के हवाले से भारतीय रिजर्व बैंक मरबूत लोकपाल, इसके अलावा ये खदमात मुफ्त होंगी। ऑनलाइन सरकारी सिक्योरिटी खाते आसानी से खुल सकते हैं। स्कीम का मकसद है कि शिकायतों को दूर करने वाले निज़ाम में मज़ीद इस्लाह की जाए, ताकि इदारों के खिलाफ सारिफीन की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कानून बना सके। इस स्कीम की मरकजी थीम एक राष्ट्र एक लोकपाल के तसव्वुर पर मबनी है। इसके तहत एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पता होगा जहां गाहक अपनी शिकायतें दाखिल कर सकते हैं।
10 बरस पहले काशी से कनाडा ले जाई गई मां अन्नपूर्णा के नायाब मुजस्मे को भारत के महकमा आसार कदीमा ने उत्तर प्रदेश इंतजामिया के अफसरान और काशी विश्वनाथ स्पेशल एरिया डेवलपमेंट काउंसिल को सौंप दिया है। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में एक रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। मां अन्नपूर्णा 14 नवंबर को काशी पहुंचेंगी। आइंदा रोज यानी कि 15 नवंबर देवस्थान एकादशी के खास मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम के नए अहाते में वजीर आला योगी आदित्यनाथ मुजस्मे को नस्ब करेंगे। उमूर खारजा की वज़ीर ममलिकत मीनाक्षी लेखी ने आज नई दिल्ली में माता देवी अन्नपूर्णा की नायाब मूर्ति के सामने पूजा की। इस मौके पर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत भारत के विरसे को वापस लाने के लिए काम कर रही है। जो 70 साल में जितनी संख्या नहीं है वो पिछले 2-4 साल में हुई है। तो ये जो नेतृत्व है वो क्या चाहता है और कैसे काम होना चाहिए, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उस अनुसार काम करता है। तो कहीं इस बारे में लोग तो सम्मिलित थे देश की धरोहर को बाहर स्मगल करने में और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, मगर अब समय बदला है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और साथ ही देश की धरोहर को वापस देश में लाया भी जा रहा है। सकाफत और सयाहत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि वजीर आज़म मोदी की सरबराही वाली मरकजी हुकूमत मुल्क में गुमशुदा या स्मगलिंग किए गए नवादिरात को वापस लाने के लिए काम कर रही है। जी किशन रेड्डी ने बताया कि सरकार ने कुल 157 नवादिरात की पहचान की है जो अमेरिका में हैं। उन्होंने बताया है कि तमिलनाडु के लिए 2, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के लिए 1 समेत कई दीगर कदीम अशिया हैं जो मुताल्लिका रियासतों को सौंपी जाएंगी। अमेरिका में भी 157 अवशेषों का जो एंटिक्विटीज है वो अभी आइडेंटिफाई किया है। आने वाले दिन में कम ही समय में वो भारत लाने का प्रयास करने वाले हैं। आने वाले दिन में तमिलनाडु जनता को भी अभी हमारा दिल्ली में है 2 मूर्ति जो तमिलनाडु सरकार को भी देने वाले हैं। वैसा ही 1 मूर्ति आंध्र प्रदेश सरकार को भी देने का तैयार है। सरकार से बातचीत करके आंध्र सरकार को भी वो हैंड ओवर करने वाले हैं। राजस्थान का भी 1 मूर्ति विदेशी हम लाए हैं। बहुत प्रयास करके एक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक्सटर्नल अफेयर्स में एक टास्क फोर्स बनाकर ये काम हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश में माता अन्नपूर्णा शोभा यात्रा मुख्तलिफ मराहिल को अबूर करने के बाद गाजियाबाद के मोहन नगर पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने अकीदत के साथ रथ पर फूल बरसाए। अन्नपूर्णा रथ यात्रा का आखिरी मरहला वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर होगा। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के पेश नज़र शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिविल एविएशन के डायरेक्टोरेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म EGCA कौम के नाम वफ़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के डिजिटल विजन पर अमल करते हुए इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद DGCA के कामों का बेहतर एहतमाम करना है। 298 services have been moved onto the EGCA platform. The first 99 cover almost about 70 to 75% of what DGCA used to do, which is pilot licensing, medical examinations, flying training organizations, connecting regional offices to DGCA headquarters. And through this transformation, we have achieved a number of objectives, becoming a single window online service platform. Along with that, eliminating procedural inefficiencies, minimizing physical interaction, and automating regulatory reporting. बैनुल-अक़वामी शम्सी इत्तेहाद में अमेरिका 101वें रुकन की हैसियत से शामिल हो गया है। भारत ने काबिल तजदीद तवानाई के वसाइल में इजाफे की गर्ज से जनवरी 2016 में बैनुल-अक़वामी शम्सी इत्तेहाद की शुरुआत की थी।
आबो हवा में तब्दीली से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बरतानिया के ग्लासगो में मुनक़िद COP26 कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे जॉन कैरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले में पहल की थी और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बनने पर हमें खुशी है। शमसी इत्तेहाद के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अजय माथुर ने पायदार तरक्की और इक़्तिसादी सरगर्मियों के हदफ को हासिल करने की सिमत में शमसी तवानाई को अहम बताया। भारत साफ तवानाई के तई पुरअज़्म है। ग्रीन हाउस गैस के अखराज में कमी लाने की सिमत में भारत ने बरतानिया के साथ मिलकर एक सोच एक दुनिया एक ग्रिड की भी पहल COP26 के दौरान की। साइंस व टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने COP26 के मौके पर मिशन इनोवेशन इनिशिएटिव के दौरान बताया कि नीदरलैंड के साथ मिलकर भारत का मिशन बायो रिफाइनरी लॉन्च साफ तवानाई और किफ़ायती तवानाई हल की तरफ एक और कदम है। आज आचार्य कृपलानी का यौम पैदाइश है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आचार्य कृपलानी को उनके यौम पैदाइश पर याद किया। उन्होंने ट्वीट पैगाम में लिखा कि आचार्य कृपलानी बापू की क़यादत में भारत की आज़ादी की जद्दोजहद में सबसे आगे थे। उनका हमारे मुल्क के लिए एक अजीम तसव्वुर था और उन्होंने एक रुकन पार्लियामेंट के तौर पर इसे पूरा करने के लिए काम किया। उन्होंने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और समाजी तफ़वीज़ इख्तियारात की सिमत में बेपनाह ताउन दिया। हम उन्हें उनके यौम पैदाइश पर याद करते हैं। मई मुल्क के पहले वज़ीर तालीम और मायानाज इस्लामी मुफक्किर मुदब्बिर और माहिरीन सियासतदां भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज यौम पैदाइश है। इस मौके पर मुल्क आज उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रहा है। मौलाना आज़ाद ने मुल्क में तालीम को फ़रोग़ देने में कारहाए नुमायाँ अंजाम दिए। उन्होंने मुल्क में तालीम को फ़रोग़ देने के लिए IIT जैसा बावक़ार इदारा कायम किया। साहित्य अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, ललित कला अकेडमी समेत मुल्क में बहुत बड़े बड़े इदारे कायम करने का सहरा मौलाना आज़ाद के सर है। उन्होंने न सिर्फ तालीम को फ़रोग़ दिया बल्कि तालीम को सबके लिए अज़हद ज़रूरी करार दिया। उन्हें 1982 में बादअज़ मर्ग भारत रत्न से नवाजा गया। मौलाना आज़ाद एक अजीम मुसन्निफ़ भी थे जिनकी किताबें आज भी लोगों की रहनुमाई कर रही हैं। मौलाना आज़ाद ने कुरान की तफसीर तर्जुमानुल कुरान के नाम से लिखी। उनकी मशहूर किताबों में गुबार खातिर, तज़किरा, कौल फैसल, इंसानियत मौत के दरवाजे पर शामिल हैं। उन्होंने जंग आज़ादी में बेशबहा रोल अदा किया और इस मकसद के से अल हिलाल और अल बलाग जैसे अखबारात निकाले। उनका यौम पैदाइश हर साल यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। मुफक्किर व दानिश्वर और मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज यौम पैदाइश है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट पैगाम में लिखा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत एक सरकर्दा मुफक्किर और दानिश्वर, जद्दोजहद आज़ादी में उनका किरदार बाइस तहरीक है। वो तालीम के शोबे के तई पुरजोश थे और मुआशरे में भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए काम करते थे। खेल की खबरों की बात करें तो टोक्यो पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को एजाज़ देने के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एक तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब का इनेकाद मेरठ की सरदार वल्लभ भाई पटेल ज़राई यूनिवर्सिटी में किया गया। तकरीब में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अलावा नौजवानों के उमूर और खेल के मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर और मरकज़ी वज़ीर संजीव बालियान के अलावा रियासत के कई अहम लीडर भी शामिल हुए। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में तमगा हासिल करने वाले खिलाड़ियों को ही एजाज़ दिए जाते थे, लेकिन हमारी हुकूमत ने आम खिलाड़ियों की तरह दिव्यांग खिलाड़ियों को भी अवार्ड से नवाजे जाने का फैसला किया है। पूर्व में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने पर सामान्य खिलाड़ियों को ही पुरस्कार प्रदान किए जाने की व्यवस्था थी। हमारी सरकार ने माह सितंबर 2020 में सामान्य खिलाड़ियों की भांति दिव्यांगजन खिलाड़ियों को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया और इसके अंतर्गत ओलंपिक गेम्स और पैरालंपिक गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को एकल वर्ग में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़ तथा कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार स्वरूप दे जाने की व्यवस्था की गई।
और इस मौके पर मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों ने हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि टोक्यो पैरालंपिक्स में उत्तर प्रदेश की क़यादत करने वाले 8 खिलाड़ियों में से 7 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के मगरबी इलाके से हैं। उन्होंने कहा कि मेरठ खेलों का सामान बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी का ऐलान करके काबिल सताइश काम किया है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में जहां आज मैं खड़ा हूं, मेरठ की यह नगरी अपने स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है, खेलों का सामान बनाने के लिए भी जानी जाती है। तो खिलाड़ियों ने सम्मान प्राप्त करने का काम भी यहां से किया है। अगर 8 खिलाड़ियों की मैं बात करूं जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का काम किया, तो उसमें से 7 हमारे पश्चिम क्षेत्र के हैं। मेरे भाई और बहनों, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और माननीय योगी जी ने मान सम्मान पश्चिम क्षेत्र को भी और मेरठ को देने का भी काम किया। ना केवल खिलाड़ियों के लिए बड़ी बड़ी सुविधाएं देने का काम किया, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा भी की और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को बनाने का काम भी हमारे मेरठ में यहां पर शुरू होने वाला है। खेल की मजीद खबरों की अगर बात करें तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। पाकिस्तान अपने ग्रुप के तमाम मैच जीतकर सरफहरिस्त रहा है। पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में मुतवाज़न टीम नजर आ रही है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने अपने अपने किरदार को बाखूबी निभाया है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया मुनासिब वक्त पर फॉर्म में वापस आती दिखाई दी। इंग्लैंड के खिलाफ 8 विकेटों से हार के अलावा उसने अपने दीगर तमाम मैचों में जीत हासिल की और जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और कल खेले गए पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 5 विकेटों से शिकस्त देकर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। ये पहली बार है कि जब न्यूजीलैंड की टीम T20 आलमी कप के फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई है। न्यूजीलैंड की इस जीत में डेरल मिशेल ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। वो 47 गेंदों पर 72 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मिशेल के अलावा डेऑन कानवे ने भी 46 रन बनाए। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 167 रन दरकार थे, जिसे टीम ने 19वें ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिए। मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड की टीम ने मोइन अली के 51 और डेविड मलान ने 41 रन की बदौलत 4 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।